हाय स्टूडेंट, आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज आप हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर अपना 26 है। और हम आज जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ऑटोमेटिक स्टार्ट डेटा स्टार्टर विथ टाइमर, क्योंकि आपको टाइमर का पता होना चाहिए। टाइमर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको स्टार्ट से डेटा में जो कन्वर्ट करना होता है। जब आप पहले वाला जो मैन्युअली स्टार्ट डेटा स्टार्टर आपने पढ़ा था उसमें आप जब हैंडल को नीचे करते थे उस देर के लिए आपको नीचे रखना पड़ता था, उसके बाद में आप ऊपर करते थे। ओके, क्या मतलब 30-40 सेकंड या उस टाइम के लिए आप जितने टाइम के लिए आप रखते थे 15-20 सेकंड के लिए, उतने टाइम के लिए आपको स्टार्मिंग मोटर को चलाना होता था और उसके बाद में आप उसको किस में कन्वर्ट करते थे, डेल्टा में कन्वर्ट करते थे। ओके, क्योंकि वो स्टार्टिंग करंट को कम ले और डेल्टा में जैसे उसकी लोड टॉर्क जो उसकी घूर्णन गति होती है नॉर्मल लोड के अकॉर्डिंग उसकी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी करंट लेना स्टार्ट करती है। ओके, तो हमने देखा कि जब स्टार्टिंग करंट को हमें कंट्रोल करना है या स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम उसको स्टार में चलाते हैं, और स्टार में चलाने का एक अलग अलग तरीका होता है जो कि आपने मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर से देखा। एक सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब आप उसमें क्या करते हो, बटन को दबा के रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर आप कुछ टाइम के लिए हैंडल को दबा के रखते हो नीचे। ओके, लेकिन हमने एक नया सर्किट बना दिया जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब खुद से ही स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में बदलता है और किसके साथ में बदलता है, वो टाइमर के साथ में। जैसे आपने उसमें टाइम सेट कर दिया 1 मिनट, 2 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आपको अपने अकॉर्डिंग जितने टाइम के लिए आपको उसको सेट करके रखना है कि आप चाहते हो कि भाई मैं तो 1 मिनट के लिए इसको स्टार में चलाऊंगा, उसके बाद में मुझे डेल्टा में चलाना है, तो आप टाइमर की सहायता से वो आसानी से कर पाओगे। ओके, पहले जो आपको रखना होता था मैनुअली स्टार डेटा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर, इनमें आपको कुछ टाइम के लिए तो पुश बटन को दबा के रखना पड़ता था या हैंडल को नीचे रखना पड़ता था। उस झंझट से आपको मुक्ति मिल गई। ओके, अब मुक्ति कैसे मिल गई वो देखिए। हम इसका एक पावर वायरिंग समझेंगे। पावर वायरिंग जो होती है वो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर के अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक के साथ में और सेमी ऑटोमेटिक के साथ में दोनों के अंदर पावर वायरिंग सेम बनती है, और जो इनका कंट्रोल वायरिंग होती है वो दोनों में थोड़ी अलग अलग बनती है। तो कंट्रोल वायरिंग हम अलग अलग देखेंगे और जो पावर वायरिंग होती है वो आप इसी के साथ में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए हम देखेंगे, हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो पावर वायरिंग के लिए आपको यहां से आपको L1, L2 और L3 स्टार्ट करना है। L1, L2 और L3। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, पावर वायरिंग किसकी, ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर विद टाइमर की, और सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर विद टाइमर नहीं लगता। ओके, ये ध्यान रखें। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे L1, L2 और L3 हमने सप्लाई ले ली। अब सप्लाई जब आ रही है तो हम इसको किस में देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आएंगे नीचे की तरफ। अगर आपके पास ICTP स्विच है तो आप ICTP स्विच में दे दीजिए। ICTP स्विच हो सकता है या आपके पास 3 पोल की MCB भी हो सकती है। ओके, अब आपने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको MCB में दे दिया। MCB में दे दिया या इसको आप ICTP स्विच भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ओवरलोड रिले में देना होता है। भाई मोटर को आप किससे बचाओगे, भाई ओवरलोड होगी तो मोटर को ओवरलोड से भी तो बचाओगे ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओवरलोड रिले से आपको प्रोटेक्ट करना है। ओवरलोड रिले ऐसे लगती है क्या, ओके, ये इनका एक सिंबल होता है, ये आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। ये हमने लगा दिया ओवरलोड रिले या वायल आप इसको बोल सकते हो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है भाई, आपका कॉन्टेक्टर होता है। भाई जब हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो जब इसके अंदर 3 कॉन्टेक्टर नॉर्मली होनी चाहिए। एक तो होगा मेन कॉन्टेक्टर, एक होगा स्टार वाला कॉन्टेक्टर और एक होगा आपका डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर। 3 कॉन्टेक्टरों की हम इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग इसके अंदर एड ऑन ब्लॉक भी होते हैं जो हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लगा, ये था आपका ICTP स्विच या MCB। ओके, आप ICTP स्विच इसको बोल सकते हो। ICTP स्विच ये ओवरलोड कॉइल हो गई या ओवरलोड रिले हो गई या थर्मल ओवरलोड रिले हो गई। ओके, थर्मल ओवरलोड रिले हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको कॉन्टेक्टर में देना होता है। किसमें दोगे, कॉन्टेक्टर में, जो कि आपका कौन सा कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहेगा, ये मेन कॉन्टेक्टर होता है। ओके, कॉन्टेक्टर क्या होता है, कैसा, क्या मतलब जैसे इसके अंदर मैग्नेट बनता है तो ये अपने प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या मतलब ऑन पोजीशन में हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ये ऐसे होता है, ये जो कॉन्टेक्टर होता है ना, ये एक्सिलरी कॉन्टेक्टर हम इनको बोलते हैं, और ये कॉन्टेक्टर इसके टच में नहीं होते हैं।
जैसे इसके अंदर मैग्नेट बनेगा तो ये आपस में इसको आगे की तरफ सप्लाई प्रोवाइड करवा देते हैं, मतलब इसमें मैग्नेट बनेगा तो ये ऑन हो जाएंगे, ऑन होते सप्लाई आगे की तरफ जाएगी। ओके, तो ये जो कॉन्टेक्टर होता है ये कौन सा होता है, हम इसको नाम दे देते हैं K1। ओके, K1 नाम दे दीजिए या C1 नाम दे दीजिए, जो आप अपने हिसाब से नाम देना चाहो वो आप नाम दे सकते हो। ओके, तो मैंने इसको K1 नाम दे दिया। K1 का मतलब होगा फर्स्ट कॉन्टेक्टर या मेन कॉन्टेक्टर, आप इसको नाम दे सकते हो। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके पास मोटर होती है तो मोटर को भी तो आप सप्लाई दोगे, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक मोटर। ओके, ये 3 फेज की मोटर हमने बना दी, जिसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, 6 वायर निकलते हैं। तो 6 वायर के लिए हमने 3 वायर ऐसे निकाल दिया। ओके, तो अब ये 3 वायर कौन कौन से, ये A1, ये B1 और ये C1। ओके, 3 तार हमने यहाँ पे लगा दिया, और जो 3 तार यहाँ से निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे आपके, ये होंगे A2, B2 और C2। ओके, इन्हीं तीनों तारों को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ओके, थोड़ा हम नीचे देख नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो हमने A1, B1, C1 पॉइंट ऊपर से निकाल दिए, और ये A2, B2, C2 हमने नीचे से निकाल दिया। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है भाई, मोटर को आपने A1, B1, C1 तो सप्लाई दे दी, लेकिन A2, B2, C2 जब तक ये शॉर्ट नहीं हो जाते, जब तक ये शॉर्ट नहीं हो जाते तब तक मोटर स्टार्ट में नहीं चलेगी। तो हमें इसको स्टार्ट में चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको शॉर्ट करेंगे। ओके, तो शॉर्ट करने के लिए हम इन तीनों तारों को हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक कॉन्टेक्टर लगा देता हूं, तो ये कॉन्टेक्टर क्या काम करेगा, इसको स्टार में चलाने का काम करेगा। ये हो गया, और इन्हीं तारों को हम यहां से इनकी सहायता से इसे जोड़ देते हैं। तीनों तार यहां से हम इनको ले लेते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। और हमें क्या करना होता है, ऊपर से एक तरफ से हमें इनको क्या करना है, एक वायर की सहायता से तीनों तारों को हम क्या कर देंगे, ऐसे लूप करके इनको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने से अपना क्या होगा, जैसे अपना ये मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। ओके, इसको समझते जाइए, मेन कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, इसको नाम दे देंगे हम K2। अब देखिए आपने जैसे सप्लाई को ऑन करोगे, सप्लाई को ऑन करते ही इस ओवरलोड रिले से होते हुए सप्लाई यहां तक आ रही है। अब इस K1 जैसे ऑपरेट होगा, ऑपरेट होते ही ये ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही इसकी सप्लाई यहाँ पे मोटर को यहाँ तक मिलती रहेगी। अब जैसे K2 ऑन होगा तो K2 ऑन होगा, तो ये जो तीनों तार है यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऑन होते ही ये शॉर्ट हो जाएंगे, इससे ऊपर वाले से ये ऑपरेट होगा तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होते ये क्या करेगा, मोटर को स्टार्टिंग में स्टार में चला देगा, और जैसे स्टार में चलाएगा तो मोटर अपने कुछ टाइम के लिए स्टार में चलेगी, और उसके बाद में तुरंत डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपने एक K1 कॉन्टेक्टर ले लिया जो कि मेन कॉन्टेक्टर होता है, K2 हो गया जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, यह कौन सा स्टार कॉन्टेक्टर है आपका, स्टार वाला, और एक कॉन्टेक्टर और लगाएंगे जो किसका रहेगा, आपका डेल्टा वाला, जो कि डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं एक कॉन्टेक्टर, ऐसे आपको बना के आना होता है एग्जाम में भी। ओके, तो यहाँ पे आपके 6 तार निकल जाएंगे। ये हो गया आपका K3, हम इसको नाम दे देते हैं कॉन्टेक्टर K3। ये क्या काम करेगा, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो हम जैसे यहाँ पे ये A2 था, ये B2 था और ये C2 था, मैंने आपको डेल्टा कनेक्शन बनाना सिखाया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पहला वाला तार कहाँ पे जा रहा है, पहले वाले पॉइंट पे, दूसरा वाला तार दूसरे वाले पे, और तीसरा वाला तार तीसरे पे जा रहा है। तो हम इनको सेम सीक्वेंस में यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, या ऊपर से आप इनके सिरे चेंज कर देना, या तो सेम ऊपर वाले को रख दीजिए या नीचे वाले को चेंज कर दीजिए, आपको जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे A1, B1, C1 आ रहा था, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, A1, B1 और C1 को सेम पोलरिटी पे हम लगा देंगे। तो यहां से देखिए मैंने इसको लगा दिया इसके साथ में। आप चाहो तो इन थर्मल ओवरलोड रिले के बाद में भी लगा सकते हो, या मतलब इसके नीचे से भी ले सकते हो या ऊपर से भी ले सकते हो, आप जैसे चाहो वैसा आप काम कर सकते हो। ठीक है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी मोटर नॉर्मली वर्क करेगी, क्योंकि हमें सप्लाई तो हमें देना है, जो हम सप्लाई इसको दे रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, अब देखिए पहला वाला तार क्या था, A1 वाला था, दूसरा वाला तार B1 का था, तो तीसरा वाला तार C1 का था। ओके,
जब आपने मोटर को यहाँ से चलाया, चलाने के बाद ये कॉन्टेक्टर K1 ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होते A1 B1 C1 यहाँ तक आ रहा था। ओके, अब मोटर के A2 B2 C2 जैसे ही ये कॉन्टेक्टर मतलब ये शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब एक तार के द्वारा जुड़ जाएंगे तो स्टार में चलेंगे, और स्टार में चलने के बाद में इसको हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना था। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक सर्किट बनवाया था, इसका ऐसे जो सिंबल हम बनाते हैं इसको ऐसे डेल्टा वाला। तो इसमें आपको क्या करना होता है भाई, A1 A2 B1 B2 C1 और C2। ओके, ऐसा ही आप काम करते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है A1 के सामने, A1 जो तार है इसके सामने कौन सा तार आ सकता है, C2 वाला आ सकता है। कहने मतलब A1 के सामने कौन सा आ सकता है, यहाँ पे C2 वाला तार जुड़ सकता है, जो कि हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये देखो A2 ये था, B2 ये था और C2 ये था। ओके, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होता है, जो कि हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, A1 था, A1 वाला ये तार था, ऊपर से ये A1 आ रहा था, जो कि मोटर को भी A1 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे भी A1 आ रहा है। अब A1 के सामने कौन सा जोड़ना होता है, हमें C2 जोड़ना होता है भाई, दोनों को एक जगह करना होता है। तो ये C2, अब यहाँ पे A1 के सामने क्या C2 आएगा क्या, अब C2 आएगा तो यहाँ पे देखो C2 वाला ये तार है, तो इसको मैं इसके साथ में जोड़ दूंगा, इसको मैंने इसके साथ में जोड़ दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, C1 के साथ में B2 वाला जोड़ना है, C1 के साथ में B2 को जोड़ना है भाई, B2 वाला सामने आना चाहिए। ओके, तो हम उसको जोड़ने से पहले हम इसका देख लेते हैं, इसका B1 के साथ में हमें A2 को लगाना है, B1 के सामने हमें किसका कनेक्शन करना है, A2 का। जैसे ये ऑन होगा तो B1 और A2 के दोनों साथ हो जाएंगे क्या, ऐसे एक जगह जुड़ जाएंगे क्या, जुड़ जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, B1 के सामने इसको लाना है A2 को, तो A2 ये रहा, तो हम क्या करेंगे यहां से वायर को उठाएंगे और इसके सामने ले जाकर के लगा देंगे। और बचा वाला तार कौन सा है, C1 के साथ में कौन सा आएगा, B2 आएगा। तो ये B2 वाला जो बचा हुआ था इसको यहां से उठाइए और ऐसे ले जाकर के इसमें लगा दीजिए। आसानी से मोटर आपकी स्टार में भी चलेगी और डेल्टा में भी चलेगी। कैसे चलेगी वो एक बार और समझ लीजिए। देखिए जब आप इस ICTP स्विच को ऑन करोगे, ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में थर्मल ओवरलोड रिले में सप्लाई जाएगी, ओवरलोड रिले से किसमें जाएगी, कॉन्टेक्टर में जाएगी। कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा, ये जैसे ही ऑन होगा तो सप्लाई के आगे जाती रहेगी क्या, मोटर को मिलती रहेगी। जैसे मोटर को मिलती रहेगी तो इसके जो A2 B2 और C2 जो तार निकले हुए हैं कॉन्टेक्टर K2 के साथ में लगे हुए हैं। ओके, कॉन्टेक्टर K2 के यहाँ पे लगे हुए हैं, और इसका एक आउटपुट वाला भी होता है, इनपुट वाला भी, क्योंकि दोनों तरफ होता है ना, 3 तार इधर से भी लगते हैं और 3 तार इधर से भी लगते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, 3 तार ऊपर से भी लगा सकते हो, 3 तार नीचे से भी लगा सकते हो। ओके, तो आपने क्या किया, एक तरफ आपने 3 तार लगा दिए और एक तरफ आपने क्या कर दिया, एक वायर की सहायता से ऐसे लूप बना दिए, ऐसे लूप बना दिए भाई, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। ओके, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा था, A2 आ रहा था, यहाँ पे B2 आ रहा था और यहाँ पे C2 आ रहा था। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, किसकी सहायता से, वायर की सहायता से। अब जैसे ये ऑपरेट होगा, जैसे ये ऑपरेट होगा, ये देखो ये ऑपरेट होगा। अब ये जैसे चालू हुआ, इसके अंदर मैग्नेट बनते, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ऑन हो गया तो यहाँ पे देखो K1 जब ऑपरेट हुआ, K1 ऑपरेट हुआ, यहाँ से मोटर को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया और इसके साथ में K2 भी स्टार्ट हो जाता है। K3 स्टार्ट नहीं होगा। ओके, K3 स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम बटन को दबा के रखेंगे, या अपना टाइमिंग जितने टाइम के लिए हम सेट करके रखते हैं उतने टाइम के लिए ये स्टार में चलेगी और उसके बाद में डेल्टा में चलना स्टार्ट होती है, क्योंकि टाइमर की सहायता से हम करते हैं। या सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर में हम क्या करते हैं, जितने टाइम के लिए हम पुश बटन को दबा के रखते हैं उतने टाइम के लिए मोटर का K1 ऑपरेट रहता है और K2 ऑपरेट रहता है और K3 ऑपरेट नहीं होता है। इसके अंदर ये दोनों कभी भी एक साथ ऑन ऑफ नहीं होते हैं। जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ रहेगा, जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ रहेगा। ओके, ऐसा होता है इसमें। तो यहाँ पे ये ऑन होगा तो इसके साथ में कौन सा वाला स्टार्ट होगा, स्टार वाला, और ये जैसे स्टार वाला ऑपरेट होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये लूप की सहायता से शॉर्ट हो जाएंगे, और जैसे ये शॉर्ट हो जाएंगे, जैसे इसका टाइम कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते क्या करेगा, टाइमर वाला होगा, तो जैसे आप उस टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो वो क्या करेगा, इस डेल्टा वाले को ऑन कर देगा, ऑन करेगा तो इस वाले को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो ये कॉन्टेक्टर यहाँ से ओपन हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ से ओपन होंगे तो क्या होगा भाई, नीचे वाले ये तीनों तार तो आगे तो जा रहे हैं ना, तो जैसे ही ये तीनों तार यहाँ पे लग जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई A1 के साथ में C2 लगना चाहिए था, B1 के साथ में क्या लगना चाहिए था, ये वाला C2 के सामने हमें किसको लगाना था, B1 के सामने A2 को लगाना था, ये A2 लग गया, और C1 के साथ में क्या आना चाहिए था, B2 आना चाहिए था।
देखो हमने डेल्टा कनेक्शन इसी से बनाया, कुछ चेंज नहीं किया, आप कंफ्यूजन नहीं किया। ओके, जो जैसा होना चाहिए था वैसे प्रॉपर्ली हमने यहाँ पे कनेक्शन किए हैं। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो कि जो 3 तार ऊपर से आ रहे थे वो तीनों तार थोड़ा चेंज करना था हमें डेल्टा में चेंज करने के लिए, और बाकी स्टार में चेंज करने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही ऑपरेट होता है तो ये इसको स्टार में चला देता है। ये तो होती है आपकी पावर वायरिंग। ओके, इसको क्या नाम देते हैं हम? इसको पावर वायरिंग नाम देते हैं। जो किसके साथ में हमने कनेक्ट किया है इसको? कॉन्टेक्टरों के साथ में। K1, K2, K3। K3 किसका काम करेगा? इसको डेल्टा में चलाने का काम करता है, और स्टार में चलाने का K1 काम करता है, और ये K1 मेन कॉन्टेक्टर होता है स्टार के लिए, K2 होता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके साथ में ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर वाली की कौन सी वायरिंग करेंगे? कंट्रोल वायरिंग। ये आपको समझ में आ गई होगी कि आपको एग्जाम में भी ऐसे बनाना होता है। तो 3 तार आपको लेने होते हैं, आईसीटीपी स्विच या एमसीबी में लगाना होता है। एमसीबी जो आउटपुट निकलेगा वो आपको ओवरलोड रिले में लगाना होता है, ओवरलोड कॉइल में लगाना होता है। उसका जो आउटपुट निकलेगा वो कॉन्टेक्टर के साथ में देना होता है, कॉन्टेक्टर को देना होता है। कॉन्टेक्टर के जैसे आउटपुट निकलेगा ये मोटर को देना होता है। मोटर का A1, B1, C1 आप लगा दोगे, और उसका जो भाई टर्मिनल आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया है ना, वैसा ही काम करना होता है। भाई A1, B1, C1 को आपने लगा दिया, A2, B2, C2 जो निकला इसको यहाँ पे K2 की सहायता से आपने शॉर्ट किया, क्योंकि आपने क्या करना था? आपको स्टार में चलाना था। स्टार के लिए आपने शॉर्ट कर दिया, अंदर इन तीनों तारों को एक जगह कर दिया, तो मोटर स्टार में चली गई। और मोटर जैसे स्टार में चलेगी तो इसका कुछ टाइम के लिए आपको इसको चला के रखना होता है, और फिर बाद में क्या करना होता है? डेल्टा में चलाना होता है। तो डेल्टा में चलाने के लिए यह काम करेगा। तो डेल्टा में चलाने के लिए क्या हो रहा है भाई? आउटपुट जो सप्लाई आ रही थी उसी के सामने हमें A1 को C2 के साथ में कनेक्ट करना था, A1 को C2 के साथ में, B1 को A2 के साथ में, B1 को A2 के साथ में, और C1 के सामने कौन सा आना चाहिए था? B2 आना चाहिए था। C1 के सामने B2 आना चाहिए था, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये होती है आपकी पावर वायरिंग। अब हम चलते हैं अपना ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विथ टाइमर। टाइमर का हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो हम इसको करते हैं रफ। तो आप अपने इस चैनल पे बने रहें और इसकी कंट्रोल वायरिंग जरूर देख के जाएं। ओके, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग अगर नहीं देखोगे तो आपका ये सर्किट डायग्राम अधूरा रह जाएगा, और अधूरा कोई काम छोड़ना आपके लिए घातक हो सकता है। ओके, तो कोई भी काम करो तो कंप्लीट जरूर करो। ओके, तो अब हम इस मोटर के कनेक्शन जो देखेंगे किसके साथ में देखेंगे? कंट्रोल वायरिंग के साथ में, जो कि कंट्रोल वायरिंग में भी हम यही सब कुछ लगाने हैं, क्योंकि हमें K1 को भी ऑपरेट करना होता है, K2 को भी ऑपरेट करना होता है, और K3 को भी हमें ऑपरेट करना होता है, और उसके साथ में हमें टाइमर के भी कनेक्शन करने होते हैं, जो कि आपके लिए थोड़े कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। ओके, क्योंकि टाइमर भी लगता है, 3 कॉन्टेक्टर भी लग जाते हैं, और उनकी पावर वायरिंग के साथ में हमें कंट्रोल वायरिंग भी करनी होती है। कितना आसान काम है ना? आसान नहीं होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा ये समझ लीजिए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर वाले जितने भी आपके सर्किट होते हैं ये आपके एग्जाम में आने लग गए। अब सिंगल लाइन डायग्राम भी हम उसको बोलते हैं, जो हम ये अभी जो सीखेंगे कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? सिंगल लाइन डायग्राम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके, सिंगल लाइन डायग्राम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो देखिए हमने क्या लेना था, हमें सप्लाई L1 लेनी थी, और उसके साथ में सप्लाई L2 हमें लेनी होती है। तो सबसे पहले हमें L1 से एक तार उठाना होता है, जो कि किस में जाना होता है? एमसीबी, एमसीबी में हमें देना होता है। ओके, किसमें देंगे हम? सबसे पहले एमसीबी में। एमसीबी का जो आउटपुट निकलेगा वो किसके साथ में लग जाएगा? ओवरलोड रिले में या ओवरलोड कॉइल में। इसका जो आउटपुट निकलेगा किस में चला जाएगा? स्टॉप पुश बटन में, क्योंकि मोटर को आपको स्टॉप भी तो करना होता है कॉन्टेक्टर वालों को। ओके, तो ये पुश बटन होता है, ऐसे होता है, ऐसे ये पुश बटन होते हैं। ओके, ये नॉर्मली क्लोज होता है। ये सर्किट कंप्लीट होता है तो ये नॉर्मली क्लोज होता है, जैसे इसको आप दबाते हो तो ये ओपन हो जाता है। और उसके बाद में कौन सा होता है? आपका स्टार्ट वाला बटन होता है, और इसके बाद में कौन सा होता है? कौन सा होता है? कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है, जो कि हमने इसको नाम दिया था K1, A1, A2, और ये हो गया अपना कॉन्टेक्टर K1, या आप इसको एम भी लिख सकते हो। ओके, एम लिख सकते हो, फिर स्टार वाले के साथ में स्टार वाला साइन लगा सकते हो, ऐसा कुछ किया जाता है। ओके, अब यहाँ से आपको ऐसे बना देना होता है। ओके, यहाँ पे आपका मेन सर्किट कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये एमसीबी हो गई, ओवरलोड कॉइल हो गई, स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन। ये कौन सा है? स्टार्ट पुश बटन। ओके, थोड़ा सा हम इसको नीचे ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, क्योंकि आपको नीचे तक दिख रहा है।
ओके, यहाँ से हम इसको थोड़ा यहाँ तक ले लेते हैं। ये A1 और ये A2 वाले को सप्लाई हमें L2 देना होता है। ठीक है, यहाँ से हम उठा करके इसके साथ में ऐसे लगा देते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, ये कौन सा कॉन्टेक्टर हो गया आपका, K1 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा आपको समझना स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, एक आपने इंचिंग जॉगिंग वाला देखा था, वैसा सर्किट भी बन गया और वैसा ही कंप्लीट सभी में मैं बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ अलग सर्किट डायग्राम ना समझना पड़े। ओके, तो हमने क्या देखा भाई, एमसीबी में दिया, एमसीबी का आउटपुट निकला, ओवरलोड कॉइल में दिया, ओवरलोड कॉइल का आउटपुट निकला स्टॉप पुश बटन के इसमें चला गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, और स्टार्टिंग पॉइंट का जो आउटपुट निकला वो स्टार्ट वाले पुश बटन के साथ में लग गया। अब इसका जो K1 भाई मेन कॉन्टेक्टर हमें ऑपरेट करके रखना होता है, तो इसको ऑपरेट करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो 13-14 नंबर का कॉन्टेक्टर होता है उस पर हमें 2 वायर लगा करके और इसको समानांतर क्रम में लगा देना होता है। किसके साथ में, स्टार्ट पुश बटन के समानांतर क्रम में। ओके, ऐसे लगा देना होता है, जो कि हम इसको क्या नाम देते हैं, एक्चुअली कॉन्टेक्टर K1 के। ओके, एक्चुअली ये जो कॉन्टेक्टर होते हैं दोनों पॉइंट इस कॉन्टेक्टर के साथ में होते हैं, इन दोनों पॉइंटों के जो 2 तार उठा करके हमें स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगाना होता है। अब यहाँ से जो इसका आउटपुट है, स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट वाला तार है, यहाँ से हमें एक वायर ऐसे उठाना होता है। ओके, वो उठा करके हमें किस में लगाना होता है, टाइमर में। ओके, तो टाइमर ऐसा लगा हुआ होता है यहाँ पे, जैसे मैंने टाइमर लगा दिया, ये अपना टाइमर हो गया। ठीक है, इसका ये A2 वाला तार हो गया और इसका ये A1 वाला तार हो गया। ओके, ये A1 वाला, तो A1 वाला को सप्लाई आपको यहाँ से देनी होती है। यहाँ से आपको क्या करना होता है, A1 को आपने सप्लाई प्रोवाइड करवा दी और A2 वाले को आपने नीचे से आपको देना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे लूप बनाई जाती है। ओके, लूप बना करके उसको आगे सप्लाई प्रोवाइड करवानी होती है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको लूप बना करके नहीं दे रहा। यहाँ जब आप टाइमर देखो ना, ये छोटा सा टाइमर, डिब्बी जैसा टाइमर होता है, उसके अंदर जैसे आप A1 पे सप्लाई देते हो तो उसके साथ में एक 16-17 नंबर का पॉइंट होता है। ओके, तो 16 नंबर वाले तार पे आपको लगाना होता है, में 16-17 वाला ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, उसको देखना आप ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका जो कॉमन वायर होता है, ओके, कॉमन वायर होता है, वो क्या काम करता है, यहाँ से ये देखो, ये जो वायर निकलेगा ना, ये कॉमन वायर होता है, और ये जो हमने ये वायर कहाँ से निकला, इसका A1 को ऐसे लूप बना करके हमें देना होता है, जो कि मैंने यहीं से इसको स्टार्ट कर दिया, जो सर्किट डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। ओके, बाकी जब आप इसके टाइमर के साथ में कनेक्शन करोगे तो आपको वहां पे कॉमन वायर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि क्या करेगा, एक उसको स्टार में चलाने का काम करता है और उसके टाइम कंप्लीट होने के बाद में उसको डेल्टा में कन्वर्ट करता है। तो इसको थोड़ा समझिए। ओके, तो यहाँ से हमने क्या देखा भाई, ये टाइमर का जो एनसी होता है, किसका, टाइमर का नॉर्मली क्लोज वाला जो पॉइंट होता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो किस में लग जाता है, डेल्टा के एनसी में। ठीक है, जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर होता है ना, उसके डेल्टा के एनसी में चला जाता है, और जैसे ही एनसी में जाकर के इसका जो आउटपुट आएगा वो किस में चला जाएगा, कॉन्टेक्टर K2 में। K1 ये होगा, K2 में हम इसको लगाते हैं। टाइमर तो हमने लगा ही दिया था ना, इसके A1 पे लग जाएगा और इसका A2 यहाँ से लग जाएगा। ओके, तो ये क्या है, आपका स्टार में चलाने वाला कॉन्टेक्टर होता है, जो कि हमने इसका A2 को हमें मेन लाइन का A2 वाला तार हमें इसको लगा के रखना होता है। ओके, अब हमें क्या करना होता है, इसी कॉमन वायर से हमें एक और वायर उठाना होता है, जो कि हमें किसको देना होता है, टाइमर का नॉर्मली ओपन, ये ओपन है। ओके, ये चालू नहीं है। ठीक है, तो ये टाइमर का NO है, और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो किस में चला जाएगा, स्टार वाले के NC में। जो ये स्टार वाला कॉन्टेक्टर है ना, ये जब ऑपरेट होगा तो ये ऑन हो जाएगा, क्या मतलब ये स्टॉप हो जाएगा, ये टाइमर का NC होता है। जब ये बंद है, बंद कंडीशन के अंदर ये चालू रहता है, कि हम सर्किट ऐसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे ही ऑपरेट होगा तो इस सर्किट को ओपन कर देगा, तो सप्लाई आगे जाना बंद हो जाती है। ओके, तो यहाँ से आपको देखना है कि ये स्टार का NC है, और जैसे इसका आउटपुट निकलेगा किस में चला जाएगा, डेल्टा के कॉन्टेक्टर A1 पे, और इसका A2 वाला हमें यहाँ से देना होता है। ओके, तो ये किसका काम करेगा, आपका डेल्टा में चलाने का काम करेगा। इसका सिंबल बनाना चाहो तो सिंबल बना सकते हो, या इनको नाम दे सकते हो। ओके, ये हमने नाम दे दिया K2, इसको नाम दे दिया K3। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये क्या था, आपका कॉमन वायर था। ओके, कॉमन वायर जो कि A1 पे दे दिया हमने, ये टाइमर होता है। ओके, टाइमर होता है, कुछ टाइम के लिए इसके अंदर टाइम सेट किया जाता है,
जैसे ये है ना, ये टाइमर का एनसी, टाइमर का एनओ, इसको समझेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एमसीबी है, एमसीबी आपने लगाई, जैसे आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद में सप्लाई थर्मल ओवरलोड रिले में जाएगी या ओवरलोड कॉइल में जाएगी। ओवरलोड कॉइल का जो आउटपुट आएगा वो स्टॉप पुश बटन में लगेगा। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट होता है वो स्टार्ट पुश बटन के इनपुट वायर पे लगेगा, और उसका आउट वाला वायर उठा करके आपको कॉन्टेक्टर के A1 पे देना होता है। ओके, अब कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा दिया और इसके A2 वाले को L2 के साथ में आपको कनेक्ट करना होता है। अब कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर के साथ में एक एक्सोडी पॉइंट होता है। ओके, एक्सोडी उसके साथ में लगा हुआ होता है, जो कि क्या होता है, ये जो AUX लिखा हुआ ना एक्सोडी कॉन्टेक्टर, ये K1 का ही एक्सोडी लिखा हुआ था, जो कि इसका 13 और 14 नंबर का पॉइंट बना हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 13 और 14 नंबर पे स्टार्ट पुश बटन के समानांतर के अंदर ऐसे कनेक्शन करना होता है कि हम 2 वायर की लूप बना करके इसको लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो इसका आउटपुट वाला तार होता है, यहाँ से आपको क्या करना होता है, टाइमर के A1 पे देना होता है, और टाइमर का A2 यहाँ से कनेक्ट हो ही जाता है। अब टाइमर के A1 पे ही एक ऐसे लूप बना करके एक A1 पॉइंट के साथ में एक 14, 15, 16 ऐसे पॉइंट बना हुआ होता है। ओके, तो यहाँ से आपको इसका तो जो होता है 95 और 96 नंबर का टर्मिनल होता है। ओके, यहाँ पे ये अचानक याद आ गया मेरे को। और यहाँ से ये जो A1 वाला पॉइंट होता है ये कॉमन वायर होता है। ओके, ये जो वायर होता है ये कॉमन वायर होता है, जो कि ये 15 नंबर का होता है और ये 16 नंबर का, और ये इसको नाम देते हैं 18 नंबर का। ओके, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है भाई, A1 को 15 नंबर के वायर के साथ में ऐसे लगाना होता है, ऐसे कॉमन करना होता है लूप बना करके। तो जैसे लगा दोगे तो यहाँ पे ये जो दोनों तार है ये 2 वे स्विच की बात वर्क करता है। ओके, जैसे ये है, ये आपका 2 वे स्विच ऐसे लगा हुआ होता है, तो ये नॉर्मली क्लोज होता है। जैसे ये ऑन होगा, हम इसका टाइम कंप्लीट होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसका सर्किट ऐसे इधर वाले को क्लोज कर देगा। तो ये नॉर्मली ओपन था पहले, जब तक ये जुड़ा हुआ नहीं था, और जैसे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो एनो इन से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज में भी इनको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना होता है, ये 15 नंबर का जो वायर था इस टाइमर के साथ में लगा हुआ था, टाइमर का जो आउटपुट वाला वायर था वो किस में जा रहा था, डेल्टा के एनसी में। डेल्टा वाला जो कॉन्टेक्टर था ना उसके एडोन ब्लॉक लगाया होता है, एडोन ब्लॉक के ऊपर वाले पे लगेगा, और उसका जो आउटपुट वाला तार आएगा वो इसके स्टार वाले कॉन्टेक्टर के A1 पे लग जाएगा। ओके, जब तक इसका टाइम, जैसे मान के चलो आपने 10 सेकंड सेट किया, ओके, 10 सेकंड तक मोटर को सप्लाई यहाँ से ऐसे इसमें से जाकर के इसमें से मिलती रहेगी। ओके, जैसे इसका 10 सेकंड कंप्लीट होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो क्या सप्लाई इसमें जाएगी कि K2 में नहीं जाएगी, क्योंकि K2 में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये चालू हो जाएगा। अब जब तक K2 ऑन रहेगा, जैसे मान के चलो K2 अभी आपने देखा भाई ये ऑन नहीं हुआ, यहाँ से सप्लाई इसमें से जाकर के इसमें से डेल्टा के एनसी से होते हुए यहाँ तक आ रही है। जब K2 ऑन हुआ तो ऑन होने के बाद में ये जैसे ऑपरेट होगा तो इसको ओपन कर देगा। ओके, टाइमर में अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए ना तो भी ये क्या करेगा, इसको चालू नहीं होने देगा। तो जैसे ही आपने इसको ऑन किया भाई ये चालू है, ये चालू जैसे ही होगा तो इसका सर्किट तोड़ देगा, और ये जैसे बंद होगा, जैसे ये बंद होगा तो इसका सर्किट वापस चालू हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है। अब जैसे आपने इसकी सप्लाई 10 सेकंड के बाद में आपको क्या करना था, उसको चेंज करना था, तो टाइमर के साथ उसको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एनो था तो ये एनसी हो जाएगा, एनसी होकर के ये जो था कॉन्टेक्टर K3 को ऑन करना है, तो K3 जैसे ऑपरेट होगा तो ये वाला ऑन ओपन हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा। इस वाले का क्या, ये जो क्लोज था, बंद कंडीशन में था, तो ये एनसी था, तो ऐसे इसको सप्लाई मिलना स्टार्ट होगा। जब ये ऑन होगा तो इसकी सप्लाई तोड़ देगा, और जब ये ऑन होगा तो इसकी सप्लाई तोड़ देगा। ऐसे ये एड ऑन ब्लॉक काम करते हैं। ओके, जब ये आपस में क्या करते हैं, एक साथ कभी भी सर्किट को चालू नहीं होने देते हैं। ओके, तो मैंने इसको समझाने का अच्छे से प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर ये समझने का प्रयास कर रहे हो, तो एक बार और वीडियो देखने की कोशिश करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये सर्किट डायग्राम था, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर वाला था, इसके साथ में एक सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर वाला भी जो बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। बाकी आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर दिक्कत कर रहा है, समझने में अगर दिक्कत कर रहा है, तो आप ये सर्किट डायग्राम जरूर याद करके जाए। हो सकता है वहां पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर वाला आ जाए, तो आप कम से कम सर्किट बनाने के तो नंबर ले सकते हो ना, पैसे नहीं नंबर ले सकते हो क्या। तो सर्किट बनाने के भी आपको नंबर मिलेंगे, और आप अच्छे से ये प्रैक्टिकल जरूर करके आओगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि आप अगर सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, सर्किट डायग्राम को देख करके अगर ये सब कुछ करोगे, तो सीधी सी बात हो, आपको ये सब कुछ तो पता चल ही गया। क्या पता चल गया भाई, आपको एमसीबी चाहिए, ओवरलोड कॉइल चाहिए,
स्टॉप पुश बटन चाहिए, स्टार्ट पुश बटन चाहिए, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर के साथ में ये K1 चाहिए। भाई ये मेन कॉन्टेक्टर लोगे तो इसके साथ में ये एक्सिलरी साथ में आ जाता है, ओके, लगा हुआ होता है, ओके। आपको एक टाइमर की आवश्यकता पड़ती है, जो टाइमर के साथ में एनसी और एनओ ये इसी के अंदर फिट रहते हैं, क्या मतलब इसी का सर्किट कंप्लीट होता है। और ये बस K2 और K3 ये 3 कॉन्टेक्टर लोगे तो इन कॉन्टेक्टरों के साथ में आपको डेल्टा का एनसी के अंदर एड ऑन ब्लॉक लेना होता है, ओके। इसका एड ऑन ब्लॉक लोगे और इस वाले के लिए भी एक एड ऑन ब्लॉक, तो आपको अलग से दो क्या लेना होता है, एक और दो एड ऑन ब्लॉक लेना होता है, जो कौन से होते हैं, एनसी होते हैं, नॉर्मली क्लोज वाले लेने होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें चार चार एनो एनसी भी लगते हैं, तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्ट डेटा स्टार्ट विद टाइमर के साथ में फॉरवर्ड और रिवर्स वाले में लगता है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो भी। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर पाओगे इस प्रैक्टिकल को, और आपके आसपास में अगर कोई आईटीआई कॉलेज हो तो वहाँ पे ये कॉन्टेक्ट जरूर करें, और इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए वहाँ पे कनेक्शन करने का प्रयास जरूर करें, ओके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखें सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेटा स्टार्टर विद टाइमर नहीं होगा, ओके, टाइमर नहीं लगता उसमें, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। अपने AMR टेक्निकल क्लासेस आईटीआई यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।